यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे पेपर नंबर 2 की, जो पेपर नंबर 2 हमारा कॉमर्स का है, उसकी हम लोगों ने जो है वो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो भी कर रहे थे हमारे कुछ एमसीक्यू का डिस्कशन पेपर नंबर 2 के यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अभी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो ऑडिटिंग के कुछ क्वेश्चन जो है वो कवर किए थे, और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे अकाउंटिंग के क्वेश्चन को। तो जैसे अपने पेपर के अंदर जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस के हिसाब से हम चलते हुए जो है हम आज बेसिक जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है उनके कुछ क्वेश्चन को जो है वो क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ जी सर। तो सर आज की क्लास के अंदर क्या हम 11 क्वेश्चन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के डिस्कस करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। आज हम 11 क्वेश्चन हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पैटर्न वही रहने वाला है, 10 क्वेश्चन का आंसर यहां करेंगे और एक मिलेगा आपको होमवर्क के तौर पर। ओके, हाँ जी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, और बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूं आप सभी का। आप लोगों की वजह से आज हमारी जो YouTube फैमिली है वो फैमिली हमारी बढ़ते बढ़ते जो है वो 40,000 सब्सक्राइबर पर पहुंच चुकी है, और धीरे धीरे जो है हम अपने मुकाम की तरफ पहुंच रहे हैं। बहुत आगे जाना है, अभी तो मिलियंस ऑफ माइल्स हमको जो है वो चलना है, लेकिन एक अच्छा मतलब बोलते हैं ना, फीलिंग्स जो है वो अंदर से, देखिए मतलब आप लोगों का विश्वास है, आप लोग जो है YouTube के ऊपर मेरी वीडियोस को देखते हैं, देन उसके ऊपर आप रिप्लाई भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। अच्छा इतना कमेंट्स आता है, भगवान की दया से हमेशा कमेंट्स जो है वो अच्छे ही आते हैं, कभी कोई बुरा कमेंट नहीं आता। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की वजह से ही है जो भी है, आज मैं जो भी हूँ, कुछ भी, तो वो सब आप लोगों की वजह से है। स्टूडेंट से वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो कौन है, एक स्टूडेंट ही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक टीचर का अस्तित्व है। अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचर कुछ भी नहीं है, टीचर खत्म है। और हमारे तो मैं बोलता हूं ना कि देखो, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, टीचिंग ही हमसे हो पाएगी और कुछ हमसे होगा भी नहीं। तो आप सभी लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो उसकी वजह से आज देखो हम 40,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुके हैं। अभी तो बहुत माइल्स हमने चलना है, लेकिन ठीक है, एक अप्रिशिएशन की बात है। चलो यहां तक पहुंच गए, आगे भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो है ये, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड इट इज वेरीफाइबल। ध्यान से सुनना, अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, और ये इसको आप वेरीफाई कर सकते हो किसके द्वारा, बाय द डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने, मान लीजिए अकाउंट्स के अंदर मैंने अकाउंटिंग जो करी, उस अकाउंटिंग के अंदर मैंने कुछ ट्रांजेक्शन करे, अगर उस ट्रांजेक्शन को मैं जो हूं वो क्या कर सकता हूं, कंफर्म कर सकता हूं किसके साथ में, मेरे पास सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो इसका मतलब मेरी जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो है वो एक फीचर है। फीचर क्या है, रिलायबिलिटी का। क्योंकि अगर मान लो हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, तो वहां पे ये एज्यूम किया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, मोर एंड मोर रिलायबल है। तो वहां पे आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा किसका, रिलायबिलिटी। तो आंसर फर्स्ट का जो है वो है क्या, सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज नॉट इन कंसोनेंस। कौन सी ऐसी, नीचे आपको 4 प्रैक्टिस दे रखी है, इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो अनुरूप नहीं है, जो मेल नहीं खाती है, जिसका तालमेल नहीं बैठता, किससे, विद द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। आप लोगों ने कंजर्वेटिज्म सुना होगा, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं क्या, प्रूडेंस। अब ये प्रूडेंस बेसिकली क्या बोलते हैं कि फ्यूचर में होने वाले जो भी आपके अनफोर्सीन लॉसेस हैं, या जो भी आपको लगता है कोई भी आगे फ्यूचर के अंदर अगर कोई मान लो लॉस हो सकता है, या फ्यूचर के अंदर कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उसका आज ही ट्रीटमेंट कर लेना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। हम प्रूडेंस हैं, इसका मतलब हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बोले तो फ्यूचर में होने वाले जो भी हमारे अनफोर्सीन लॉसेस है, उन सबका हम आज ही प्रोविजन मेंटेन करके चलते हैं। तो बोलता है ये नीचे 4 जो दे रखे हैं, ये सारे प्रूडेंस के एग्जांपल है, इनमें से एक नहीं है। कौन सा, सबसे पहला, क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर बेड डेट। बेड डेट का पहले से एडवांस में प्रोविजन बना के चलना। देखो बेड डेट का मतलब क्या, अगर बेड डेट हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद क्या पता कोई ना कोई मेरा डेटर जो है बेड डेट ना हो जाए, तो उसके लिए हम लोग शुरू में क्या करते हैं, प्रोविजन मेंटेन करके चलते हैं। तो ये तो एग्जांपल है जी, कंजर्वेटिज्म से मेल खाता हुआ है। दूसरा, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। बात सुनना, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर
मतलब जिनको मैंने पैसा देना है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं एक प्रोविजन बना रहा हूं कि उनसे मैं डिस्काउंट तो ले ही लूंगा। ये आपका लॉस है या ये आपकी इनकम है? बोलो बोलो सर, अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो तो सर हमारी इनकम है। डिस्काउंट प्रोवाइडेड हमारा नुकसान है, बट डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या है? इनकम है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बी, ये आपके कंजर्वेटिज्म से जो है वो मेल नहीं खाता है। चलो सीओडी और देख लेते हैं। क्रेडिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर, ये भी मेल खाता है। क्रेडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन एडवांस में बना के चलना, ये भी मेल खाता है। फर्स्ट भी मेल खाता है, सी भी खाता है और डी भी। लेकिन आपका आंसर जो है वो है क्या? बी, क्योंकि बी जो है वो आपके प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से जो है उसका कोई भी तालमेल नहीं बैठता है। चलो जी आगे, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी? करेक्ट आपको ये बतानी है। पहले बोलते हैं अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉस। देखो सबसे पहली बात तो ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या। देखो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया अकाउंट्स का, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती है। एक होता है जी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और एक होती है आपकी कन्वेंशंस, क्या होती है? अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो कुछ हमारे प्रिंसिपल है, कुछ हमारे कन्वेंशन है। अगर बात करूंगा कन्वेंशन का, तो कन्वेंशन तो हमारे क्या होते हैं? कस्टम्स हैं। कन्वेंशन तो हमारे कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। बट हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनको बोलते हैं हम लोग क्या? रूल्स। ठीक है। और ये बने कैसे थे? बहुत सारे अकाउंटेंट जब उन्होंने अकाउंटिंग करना शुरू किया तो अकाउंटिंग करते 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 जो है तो वो किसी एक कंसेंसस पे पहुंचे, एक सहमति पे पहुंचे, और वो जो सहमति बन गई जिसको सारे लोग आज क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंटिंग रूल्स। तो ये है बेस किसके ऊपर? ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर। बहुत सारे जो अकाउंटेंट्स हैं उन लोगों ने जो जब अकाउंटिंग किया तो अकाउंटिंग करते करते वो किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी आइटम की कैसे अकाउंटिंग करनी है, तो उसका एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला, उसके ऊपर वो पहुंचे। और ये जो है वो एग्जांपल है किसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेस ही यही है, ठीक है ना, कि अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग करते करते एक निष्कर्ष पे पहुंचे। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो और बताओ आपके हिसाब से जो है वो क्या है। बोलता है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट लॉज फिक्स बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट फिक्स करती है? कतई नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट द लॉज फिक्स बाय द अकाउंटिंग एक्सपर्ट? बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट द इनवायलेबल लॉज फिक्स बाय द लीगल बोर्ड? बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट ए कंसेंसस। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट ए कंसेंसस। क्या ये एक सहमति है? बिल्कुल सहमति है। एट ए पर्टिकुलर टाइम टू रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात है सर। अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्या है? वो है जी एक कंसेंसस, वो एक सहमति है जिसके ऊपर सारे के सारे जो अकाउंटेंट थे वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि किस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि किसी आइटम की ट्रीटमेंट इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलो जी आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से सुनना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है कि अगर आप अपने अगर कोई मान लो बिजनेस एंटिटी जब वो सेल करती है तो वो सेल को रिकॉग्नाइज कब करेगी? ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो बोलते हैं एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज। रेवेन्यू को माना जाएगा कि वो रियलाइज हो चुका है कब? जब आपको पैसा मिलता है तो आप सेल को रिकॉर्ड करते हो, या जब आपके यहां से ओनरशिप चलेगी तब आप रिकॉर्ड करते हो? कब करते हो सर? हम लोग सेल को रिकॉग्नाइज तब करते हैं जब हमारे हाथ से, बोल तो सेलर के हाथ से जो टाइटल डॉक्यूमेंट है, जो ओनरशिप है, वो क्या? वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाती है, वेदर पैसा रिसीव हुआ हो चाहे पैसा रिसीव ना हुआ हो। तो ये बोलते हैं एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज। रेवेन्यू को मान लिया जाएगा कि वो रियलाइज हो चुका है कब? व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। जब गुड्स का जो टाइटल है वो परचेजर को ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पे मान लिया जाएगा कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वेदर आपको कैश रिसीव हुआ चाहे कैश रिसीव ना हुआ, उस चीज का वो लेना देना नहीं है। तो यहां पे कैश का कोई लेना देना नहीं है। मेन बात जो है वो है क्या? कि टाइटल जो है गुड्स का, क्या वो ट्रांसफर हुआ या वो ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके, हाँ जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या? सी। चलो नेक्स्ट, बोलता है एवरीथिंग ए फर्म ओन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एवरी टाइम एवरीथिंग ए फर्म ओन, जब कभी भी एक फर्म जो वो कुछ ओन करती है, इट ऑल्सो ओज आउट टू द समबडी। दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय विच कॉन्सेप्ट। तो ये जो कोइंसिडेंस है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बोले तो अगर एक आइटम अगर उसका इंपैक्ट डेबिट है तो दूसरे का इंपैक्ट जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। आंसर इज ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टर्म फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या? देखो, एक तो आपकी लैंड बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम लोग रियल एसेट, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल एसेट जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल क्लेम। तो बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। फाइनेंशियल एसेट में ये सब आएगा, किसको छोड़ के? तो अगर मैं बात करता हूं टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? सर क्या बात करते हो? टेक्निकल नॉलेज इज द IPR।
ये क्या है? आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो है हमारी क्या? इनटेंजिबल एसेट। क्या है? इनटेंजिबल एसेट। ध्यान से सुनना, ये जो हमारा टेक्निकल नॉलेज है, ये टेक्निकल नॉलेज क्या है सर? टेक्निकल नॉलेज है हमारी आईपीआर। हमारी क्या है? आईपीआर बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है। दिस इज नॉट द फाइनेंशियल एसेट। नीचे वाली क्या फाइनेंशियल एसेट है? एग्जैक्टली नीचे वाली देखो, बैंक लोन। अगर मान लो बैंक आपको लोन देगा, तो आप एक बात बताओ, क्या बैंक अब आपसे, बैंक का एक राइट हो गया नहीं हो गया कि वो आपसे पैसा रिकवर करेगा? हाँ जी सर, ये आपके फाइनेंशियल एसेट है, बिल्कुल है। लीज पे, अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे देते हो, बोलो पट्टे पे दे दिया, तो क्या लीज रेंट लेने के लिए आप ओब्लाइज हो? मतलब आपके पास वो राइट है या नहीं है? राइट है। फाइनेंशियल क्लेम आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, ये भी आपके फाइनेंशियल एसेट है। शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, अगर आपने किसी कंपनी के परचेस कर लिए, तो क्या ये भी फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट है। तो आंसर है इसका टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि वो जो है वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एसेट विच है फिक्स कंटेंट। अब ध्यान से भाई, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एनडी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम देसी भाषा में, वो ये है, एसेट विच हैव ए फिक्स्ड कंटेंट। एक ऐसी एसेट जिसका फिक्स्ड कंटेंट है, एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट गोस डाउन, और जो वैल्यू है एसेट्स की वो क्या हो रही है? डाउन हो रही है। एज द कंटेंट आर टेकन आउट आर कोल्ड, वो उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू, जिसका कंटेंट जो है वो क्या है? फिक्स है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस एसेट को क्या करेंगे? यूज करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती रहेगी? डाउन। जैसे जैसे कंटेंट निकालते रहेंगे तो वैल्यू क्या होती रहेगी? डाउन। उस एसेट को क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा माइंस के बारे में। ये मान लो एक माइंस है, एक कोल माइन थी, ठीक है, ये क्या है? कोल माइन है। अगर मान लो इसका एक एरिया है भाई, इसके अंदर जो है वो कितना है? 10,000 मान लो एक बार ऐसे टन जो है कोल है, ठीक है। अगर मान लो अब ये एक है, इसमें फिक्स्ड है कि भाई 10,000 टन जो है इसमें कोल जो है वो क्या होगा? निकलेगा। अगर मान लो ये 10,000 में से, अगर मान लो, या फिर ये कोल माइन हो गया, या फिर आपका तेल के कुएं जो हैं, ठीक है, ऑयल वेल बोलते हैं जिसको हम, ऑयल वेल्स, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मान लो यहां से, अगर कोयले की खदान से मान लो मैंने कोयला निकाल लिया, या अगर ऑयल वेल से मान लो मैंने तेल निकाल लिया, कच्चा तेल निकाल लिया, तो अब बताओ उसकी वैल्यू। अगर मान लो 10,000 टन में से मैंने मान लो 7,000 टन निकाल लिया, तो वैल्यू क्या अभी भी इस कोल माइन की उतनी रहेगी या वैल्यू कम हो जाएगी? वैल्यू कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वास्टिंग एसेट। क्या बोलते हैं? वास्टिंग एसेट। वास्टिंग एसेट एक ऐसी एसेट है जो जिसके अंदर एक फिक्स्ड कंटेंट होता है, और वक्त के साथ साथ जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती रहती है? कम होती रहती है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वास्टिंग एसेट। बोले तो एक ऐसी एसेट विच हैज ए फिक्स्ड कंटेंट एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट गोज डाउन एज द कंटेंट आर टेकन आउट आर कॉल्ड द वास्टिंग एसेट। मैं लिखा इसके बारे में थोड़ा सा। वास्टिंग एसेट क्या है? वास्टिंग एसेट इज ए प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा सिक्योरिटी है दैट हैज द लिमिटेड लाइफ, जिसकी लिमिटेड लाइफ एंड लॉसेस वैल्यू, और वो अपनी वैल्यू को लूज करती जाएगी ओवर इट्स लाइफ, उसकी लाइफ के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वास्टिंग एसेट्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एक्सपेंडिचर, कंपनी के द्वारा कोई एक ऐसा एक्सपेंडिचर किया गया विच रिजल्ट इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी, जिससे जो है वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे खर्चे को आप क्या बोलते हैं? मैं दोबारा बोलता हूं, एक ऐसा एक्सपेंडिचर कंपनी के द्वारा किया गया जिससे कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? सर ऐसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू क्यों नहीं बोलते? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए होता है, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो हम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नहीं आएगा, ये डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा होता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू, बोले तो जो खर्चा मैंने आज कर दिया बट उसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में उठाऊंगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक मान लो मैंने कोई एक एडवर्टाइजिंग, मान लो एडवर्टाइजिंग का ठेका ले लिया, ठीक है, और मैंने मान लो 4 साल के लिए वो साइट ले ली। अब 4 साल तक मैं उस साइट से बेनिफिट उठाता रहूंगा, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चा है रेवेन्यू नेचर का बट मैंने एडवांस के अंदर ही कर दिया वो, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, हाँ जी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये डेफर्ड रेवेन्यू, ये दोनों ही आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में, हम डे टू डे रूटीन के अंदर जो है होते रहते हैं। तो इन खर्चों को तो हम लेके जाते हैं कहां पे? P&L अकाउंट में। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आपका P&L अकाउंट में नहीं जाता। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं और इसकी वैल्यू को लेके जाते हैं हम कहां पे? बैलेंस शीट में। कहां पे? बैलेंस शीट में। ओके, हाँ जी। लो जी, ये हो गया आपका कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, फीस पेड टू द लॉयर, अगर आपने लॉयर को जो है वो कोई फीस पे किया फॉर ड्रॉइंग ए परचेज डीड। अब ध्यान से सुनना, आपने कोई एक लैंड को क्या किया था, परचेज किया, ठीक है, जमीन को आपने परचेज किया, और जमीन को जब परचेज करते हैं तो हम रजिस्ट्री बनवाते हैं उसकी, और जब हम रजिस्ट्री बनवा रहे हैं तो उस टाइम पे मैंने मेरे लॉयर को जो है वो, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने एक प्रॉपर्टी को अभी थोड़े दिन पहले मैंने परचेज किया, अब वो प्रॉपर्टी जो है मेरे को पड़ी है 60 लाख की। अब 60 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी हमने जो है वो परचेज करी, और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ आरसी का खर्चा लग गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमने बनवाया इसका, ठीक है, रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लगे, और प्लस में इसके साथ में जो है हमारे जो है वो 14,000 रुपए जो है वो लगे हैं लॉयर की फीस के। अब बताओ ये क्या है। अब प्रॉपर्टी मेरे को कितने की पड़ी, मान लो 60 लाख की प्रॉपर्टी, और इस पर रजिस्ट्री मैंने बनवाई है, मान लो 3 लाख रुपए, एग्जांपल ऐसे 3 लाख रुपए रजिस्ट्री के लग गए, तो टोटल मिला के मेरे कितने पैसे लगे। आप कोई मुझसे पूछते हैं कि प्रॉपर्टी कितने की, मैं ये बोलूं 60 लाख की, क्यों सर 60 लाख की क्यों, 60 के ऊपर 3 लाख का तो रजिस्ट्री का खर्चा और 14,000 रुपए आपके लॉयर के लग गए, तो ये जो लॉयर का जो खर्चा लगा ये मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। क्या ये रूटीन में होता रहेगा खर्चा, हर साल होगा? क्या बात करते हो सर, एक ही बार खर्चा हुआ ना ये, तो अब रूटीन में थोड़ी होगा। तो ये खर्चा रेवेन्यू है या ये कैपिटल है? क्या रिकरिंग नेचर का है? क्या रूटीन में होने वाला है? बिल्कुल नहीं है, ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, इट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है जी, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके हाँ जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला अब बोलते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच 4, इनमें से कौन से 4 ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनको मोटर वैन अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। मोटर वैन अकाउंट में, ना कि पी&एल अकाउंट में। देखो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, मतलब कोई ना कोई खर्चा है, खर्चे जाने चाहिए थे पी&एल अकाउंट में, ठीक है, लेकिन पी&एल अकाउंट में वो खर्चे जाते हैं जो कौन से होते हैं, रेवेन्यू नेचर के। कौन से? रेवेन्यू। जो कैपिटल नेचर के खर्चे हैं, जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं उनका, वो जाते हैं आपके बैलेंस शीट में। कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। अब मान लो मैंने एक मोटर वैन को परचेस किया, मान लो कोई भी कार परचेस किया, तो कार की कॉस्ट है 2 लाख रुपए, क्या ये कार अकाउंट में जाएगा? जाएगा। रजिस्ट्रेशन के पैसे लगे, आरसी बनवाई 5,000 रुपए, जाएगा? जाएगा। पेट्रोल है, पेट्रोल सर, पेट्रोल का खर्चा ऐसा है जो रिकरिंग नेचर का है, रूटीन में होने वाला खर्चा है, तो क्या पेट्रोल का खर्चा क्या मोटर वैन अकाउंट में जाएगा? क्या बात करते हैं सर, इट इज अ पी&एल अकाउंट आइटम। ओह आई एम सॉरी, तो ये इसका खर्चा नहीं है। अच्छा सैलरी ड्राइवर को, सर क्या एक ही बार ड्राइवर को रखोगे, ये ड्राइवर को रूटीन में चलवाओगे उससे? सर रूटीन में चलवाएंगे, तो क्या ये पी&एल अकाउंट का खर्चा है? नहीं है, पी&एल अकाउंट का। ओह आई एम सॉरी, ये भी पी&एल अकाउंट का, तो ये भी हमारा जो है मोटर वैन अकाउंट में नहीं जाएगा। आगे राइटिंग द कंपनी नेम, मैंने गाड़ी ली और गाड़ी के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया मोहित शर्मा क्लासेस, मान लो इतना बड़ा बड़ा अक्षरों में मैंने लिखा उसके ऊपर, तो वो बताओ क्या वो रूटीन में लिखवाऊंगा, हर महीने लिखवाऊंगा? सर हर महीने क्यों लिखवाओगे, एक बार लिखवा दिया बात खत्म होगी। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये मोटर वैन अकाउंट में जाएगा। और मैंने रोड टैक्स पे किया एक ही बार, 15 साल का रोड टैक्स मेरा लगा, 15 ईयर्स का मैंने एक बार टैक्स पे कर दिया 4500, तो क्या ये रिकरिंग नेचर का है या कैपिटल नेचर का? कैपिटल। तो ये कौन कौन सा, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, ये एक्सपेंडिचर वो हैं जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, और ये जाएंगे कहां पे? मोटर वैन अकाउंट में। और जो खर्चा नंबर 3 और जो खर्चा नंबर 4 है ये जाएंगे कहां पे? आपके पी&एल अकाउंट में। ओके हाँ जी सर, तो आंसर जो आएगा 1 2 5 6 बोले तो 1 2 5 6 बोले तो पी। लो जी 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, और आज का आपका होमवर्क जो है वो है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे, इसको कंसीडर करो। ये दे रखा इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और गुड्स इन प्रोग्रेस प्रोसेस, ठीक है। इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स लाइकली टू बी परचेज इन द कमिंग मंथ, मतलब फ्यूचर में परचेज करने वाली गुड्स को भी इन्वेंट्री में डालते हैं? पता नहीं, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं, मतलब बाकी तुम देख लेना भाई। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज जो है वो क्या है, करेक्ट है। 3 आपको चीजें दे के इन तीनों में से आपको बताना है कौन से आइटम जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये आपके ऑप्शंस है, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव। क्या आपको ये बताना है इनमें से कौन सी जो है वो क्या है, ऊपर वाली 3 स्टेटमेंट है जी ये, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसका आपको आंसर देना है। ओके हाँ जी सर। लो जी आज का हमारा ये हो गया प्रसाद फारिग, आज हमारे पास इतना ही प्रसाद था, हम दे चुके हैं। कल का जो प्रसाद था उसके अंदर कुछ हम देखते हैं, आ जाओ जी। ये कुछ क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था द कॉस्ट ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड। जो कॉस्ट ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड है ये डील करते हैं विद द किसके साथ में? कॉस्ट ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड किससे डील करते हैं? जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए जो बेसिकली स्टैंडर्ड दिए गए थे वो स्टैंडर्ड डील करते हैं कॉस्ट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। उसके अंदर उनकी क्या दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो यहां पे इसका आंसर जो बनता है द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। और मुझे जानकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई देखकर भी कि सभी बच्चों का जो है आंसर एकदम सही है। आंसर इज डी। चलो देखते हैं एक बार के लिए कुछ बच्चों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट कल आया है नीशू जी का। नीशू उपाध्याय जी जो है मेरे स्टूडेंट है, इन्होंने बोला MSc 40 के फैमिली। नीशू जी आप भी फैमिली का पार्ट है और हम लोग जो है वो मिलके अब 40,000 हो चुके हैं। वेरी वेरी गुड। सुचित्रा जी बोलते हैं ये मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू वेरी मच सुचित्रा, और आपको भी बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। वी आर नाउ 40 के फैमिली, सून वी विल रीच 1 लाख 1 मिलियन एंड मैनी मोर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत जल्दी ही हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। ओके दीपशिका बोलिए सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑसम लेक्चर, थैंक यू। एंड क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी ओके है। निशु जी का आंसर है डी ओके है। शिवा सिंह का डी ओके है। अनु त्यागी जी बोल रही हैं कांग्रेचुलेशन सर फॉर 40 के फैमिली मेंबर्स, आंसर डी एकदम ओके है। थैंक यू अनु जी, और आपको भी कांग्रेचुलेशन, आप भी इसी का पार्ट है। आकांक्षा मिश्रा जी थैंक यू, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर न्यू वीडियो, थैंक यू वेरी मच आकांक्षा जी, आपका वेट हुआ दूर। माधुरी राणा जी बोलिए कहां थे सर इतने दिनों से? हम तो यहीं थे, आप कहां थे? आप कहां थे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। मनोज साहू जी बोल रहे हैं 40 के सब्सक्राइबर, थैंक यू मनोज जी। और फतिया बानू जी बोले शुक्रिया सर, ईद मुबारक, खैर मुबारक के लिए और दुआ के लिए, थैंक यू। उसके बाद है सोनिया दबास बोल रहे हैं उफ ये सेक्युलरिज्म डिस्गस्टिंग। क्या ही बोले अब आपके बारे में, छोड़ो, बाकी हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, हम तो अच्छी बात ही कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं। मनोज जी बोलते हैं आंसर डी एकदम ओके है। कनुप्रिया सिंह जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी ओके सर, यू आर द बेस्ट टीचर सर, थैंक यू वेरी मच। और अंशिता अगर बोलिए सर डी सर, आप वाक्य में बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू, थैंक यू अंशिता। मोहम्मद हाफिज बोलते हैं थैंक यू सर, थैंक यू मोहम्मद जी, आंसर तो दो नालायक। मनीषा जहांगीर बोलते हैं डी आंसर है, ऑप्शन एकदम ओके है। शिवांगी जायसवाल बोलते हैं ऑप्शन डी सर, कॉमर्स यूनिट वाइज रिवीजन करवा दीजिए ना प्लीज, बिल्कुल करवाएंगे सर, हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर एफर्ट सर, थैंक यू वेरी मच, जल्दी करवाएंगे शिवांगी जी, 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। और ये कैथरीन लव्ड इट, थैंक यू। श्रुति राजन बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सर क्वेश्चन 2 ऑप्शन डी एक्सप्लेन करो वंस मोर, क्वेश्चन 2 ऑप्शन डी, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी अभी देख लेते हैं। जॉन्टी सिंह बोल रहे हैं डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है जपनीत। और आरती जी बोले डी ओके है। डिम्पी धनवार बोले डी मुबारक हो 40 के गुरुजी, थैंक यू डिम्पी जी, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। गुरुजी प्लीज पेंशन फंड पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, बिल्कुल बना देंगे, हम रिक्वेस्ट, अरे रिक्वेस्ट की क्या जरूरत है, बना देंगे। अच्छा कंटेंट नहीं मिला कभी भी इसके लिए, बिल्कुल देंगे जी, आपको बहुत बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे, चिंता ना करो। महरूश बोलिए खैर मुबारक सर, ऑप्शन डी एकदम ओके है। हिना कोको बोले डी इज राइट आंसर, एकदम सही है हिना। निक्की मलपानी जी बोले डी एकदम ओके है। अंशिता सिंह आयु बोले डी ओके है। सौम्य नागपाल ऑप्शन डी ओके सर, आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें, इस बार जेआरएफ पक्का लेंगे सर, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में, जेआरएफ आना भी चाहिए। फरहीन सिद्दीकी बोले ऑप्शन डी एकदम ओके है। कुनमुन जी बोल रही है ऑप्शन डी सर, मेरा फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, तो सर प्लीज बताएं या सिलेबस का इतना सारा चैप्टर कैसे कवर करें। अरे अभी तो बहुत वक्त है, आप करते रहे, रूटीन के अंदर आप तैयारी करते रहे, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, झटपट हो जाएगा। अभिषेक कुमार यादव जी बोले ऑप्शन डी एकदम ओके है। नाहिद जी बोले डी, आयुषी बोलिए डी, सब ओके है। हिमांशु मेहरा 11 का डी ओके है। रेनू शर्मा जी बोले आंसर डी एंड सर थैंक्स फॉर योर ग्रेट एफर्ट एंड प्राइसलेस एंड मैचलेस, थैंक यू वेरी मच रेनू जी, अप्रिशिएट। बबाई जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी एकदम ओके। मोनिका जाखड़ बोले डी ओके। इस्माइल शेख बोले डी ओके। पूजा वाजपेयी बोले डी ओके। स्मार्ट निकी बोले सर जी होल हार्टली आई लाइक टू थैंक यू, अरे थैंक यू वेरी मच, दीज MCQ सीरीज आर हेल्पिंग मी अलॉट, थैंक यू एंड आंसर इज डी एकदम ओके है। अंश परम बोल रहे आई थिंक आंसर विल बी डी, आई थिंक नहीं, कंफर्म्ड आंसर इज डी। चलो हर्षिता जैन बोल रहे हैं डी, मंजू प्रजापत बोल रहे हैं डी, हिमांशु मेहरा जी बोल रहे हैं डी, आकांक्षा जी बोल रहे हैं डी। हरि सेवक जी का ऑप्शन सी गलत है, हरि सेवक तुम सेवक नहीं, तुम मेवक हो पूरे। चलो ऑप्शन डी है, सही करना है इसको, मजाक कर रहा हूं। प्रगति गीता जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी एकदम ओके है। पूजा यादव जी का 4 ओके है। निभा कुमारी जी बोले सर योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, यू आर द बेस्ट सर, आपकी साउंड योर टीचिंग स्टाइल से विवेक विंद्रा कौन है जी की तरह फीलिंग आती है, सोया हुआ आदमी भी जाग जाए, थैंक यू। चलो ठीक है, सोते से उठाया, कुछ तो अच्छा हुआ, बढ़िया, थैंक यू निभा, रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। प्रदीप शर्मा ऑप्शन डी सर, आप में इतना टैलेंट कैसे आया, चाय पी के,
सर आप बेस्ट टीचर हो, अरे वाह, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू प्रदीप। धनंजय मौर्य जी बोल रहे हैं डी एकदम ओके है। कोमल शर्मा जी का डी ओके है। प्रीति अत्री जी का भी डी ओके है। प्रीति जी बोल रहे हैं डी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रियंका वत्स जी का है डी एकदम ओके है। फेमी कोहली जी का द वे यू टीच आई एम ए फैन ऑफ यू सर, अरे रियली अप्रिशिएट, थैंक यू फेमी, आंसर इज डी। सुप्रिया पुटी जी बोल रहे हैं आंसर इज डी एकदम ओके है। यशिका वर्मा ने डी, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। संगीता मुखी जी का डी ओके है। मोहिनी कटारिया सोलंकी आंसर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू, बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, यू आर द बेस्ट, थैंक यू मोहिनी जी, और आप भी बेस्ट हैं, रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। मेघा जी बोल रहे हैं डी, रुकाया अंसारी जी बोल रहे हैं डी एंड थैंक यू रुकाया। उसके बाद है दिवाकर मौर्य बोल रहे हैं सर आंसर इज डी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर लाइव क्लास के लिए दीजिए, बहुत दिन हो गया। दिवाकर जल्दी अब यहाँ पे ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम आना आराम से, फिर आप लाइव क्लास लेंगे। श्वेता जायसवाल बोल रहे हैं डी ओके। कोमल का ओके। आशुतोष, यार आशुतोष क्या तुम भी आंसर सी कर दिया, सी नहीं डी है, करेक्ट करो, चलो अगली बार आपका सी आना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। नेहा आचार्य बोल रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम करेक्ट है। अनन्या प्रिया बोल रहे हैं डी शुड बी द आंसर सर, यू आर द बेस्ट टीचर एवर, वर्ल्ड बेस्ट टीचर अवार्ड गोस टू यू सर, थैंक यू अनन्या। लेकिन कौन सा अवार्ड, हमें अभी कुछ नहीं मिला है। चलो बाकी इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए, इससे बड़ा अवार्ड कुछ हो भी नहीं सकता है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इससे बड़ा क्या अवार्ड होगा, और ये इतनी सब एप्रिसिएशन मिल रही है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप तो मर भी जाए तो भी कोई गम नहीं, नहीं मरेंगे तो नहीं, कुछ और करके 1 लाख सब्सक्राइबर करके मर जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर लालची हो जाएंगे, फिर कहेंगे 2 लाख तो होने चाहिए कम से कम। चलता रहे ये कारवां, हमारा रुके ना कभी भी, हम ऐसे ही बढ़ते रहें आप सबके साथ, और बस चलो। पूजा कुमारी बोल रहे हैं एकदम ई। अरुणा जी बोल रहे हैं ई डी, सॉरी डी ओके। अंशिका चौहान बोल रहे हैं डी ओके। अनामिका जी का डी ओके। तस्लीम सुल्ताना जी का आंसर डी, टीचिंग सुपर सर, थैंक यू तस्लीम। दीपक गुप्ता जी बोल रहे हैं डी एकदम ओके। श्रिया लक्ष्मी वर्मा डी इज द राइट आंसर, अगेन सुपर ब्लास्ट लेक्चर, सुपर ब्लास्ट लेक्चर, चलो अच्छी बात है श्रिया लक्ष्मी जी। शीला कुमारी बोल रहे हैं सुपर, थैंक यू वेरी मच। योगेश जी का डी ओके। ललित पंडित जी का डी ओके, ललित बढ़िया। निशा सोनी जी का डी ओके है, और सोनिया मलान जी का डी, वेरी मोटिवेशनल वीडियो, थैंक यू सोनिया जी। सर ये नेट के फॉर्म के लिए एडिट का कोई ऑप्शन हो तो प्लीज बताना, 31 से पहले फॉर्म भर देंगे, देन उसके बाद करेक्शन का आएगा तो आप कर सकते हैं उस टाइम पे। नेहा कुमारी डी, आपके ड्यूटी वाले हिंट से पता चला, बड़े चीटर हो यार तुम नेहा, चलो कोई नहीं, अब तो आंसर तो सही है ओके। जगतार जी बोल रहे हैं डी। प्रियंका बुक्कर जी बोल रहे हैं डी एकदम ओके। निशा वर्मा जी बोल रहे हैं डी ओके। मनीष डी, थैंक यू वेरी मच। गॉड गिव्स यू ऑल हैप्पीनेस, अरे वाह मनीष थैंक यू, यू आर द बेस्ट कॉमर्स टीचर, यही चाहिए था बस, अब तो मर जाऊं कभी भी। योगिता मरमत, नहीं मरू ना अभी। योगिता जी बोल रहे हैं डी, देखो ना लिखा भी है योगिता मरमत, मतलब मरो मत अभी, ठीक है नहीं मरेंगे योगिता पक्का, अब तुमने बचा लिया बस। रविकांत मौर्य बोले डी, सर आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक का बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, जिससे उसे समझने में आसानी होती है, थैंक यू रविकांत जी, थैंक यू वेरी मच। ई कॉमर्स बोले डी ओके हैं। जुल्फिकार हैदर बोले आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। ई कॉमर्स भी बोले सर और वीडियो यूट्यूब पर डालें, बिल्कुल डालेंगे। नेहा बोले हैं डी, वेरी वेल अंडरस्टैंड अबाउट ऑडिटिंग रिपोर्ट्स ऑफ ऑल टाइप, थैंक यू नेहा। निशा कुमारी जी का डी। फारूक बोल रहे आमीन आमीन आमीन, हमेशा ऊपर वाले की मेहर हम सब पे बनी रहे और हम बहुत अच्छा कुछ करते हैं लाइफ में। मेगा अगर बोल रहे हैं डी ओके है। पांडे जी बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके है। शिवानी कोंगो बोले डी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू शिवानी जी, गॉड ब्लेस यू टू। आमिर कौसर बोल रहे हैं डी। अमरीन जी बोल रही हैं डी, खैर मुबारक सर, ईद मुबारक अमरीन। उसके बाद में है हर्षिता चंद्र बोल रहे हैं डी एकदम ओके। प्रीति बड़गुज्जर बोल रहे हैं आंसर इज डी, यू एंड योर क्लासेस आर ऑलवेज सुपर, थैंक यू प्रीति। तनु शर्मा जी का बोल रहे हैं डी। संगीता बोल रहे हैं योर वे ऑफ टीचिंग इज रियली ऑसम, थैंक यू, आई एम द डाई हार्ट फैन ऑफ योर टीचिंग, थैंक यू संगीता, थैंक यू, आपके वर्ड से रियली अप्रिशिएट, लबलब हो गया है शरीर बिल्कुल ही। चलो शीला स्वामी बोले डी एकदम ओके है। D10 बोले माई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू सर, यू टीचिंग ऑसम सर, सो ट्राई टू टीच यूनिट 10 फॉर पेपर 1 हायर एजुकेशन लॉजिकल रीजनिंग, पोस्ट करो सर, बिल्कुल करेंगे जी, अभी कुछ एक दिन रुको, एक हफ्ता रुको, कर देंगे। द कोर्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम ओके। अनिता जांगड़ा बोल रहे हैं डी एकदम ओके। और सृष्टि जी का ओके, और ऋचा पांडे जी का भी ओके। संतोषी जी का भी ओके, सभी स्टूडेंट्स का ओके। 1-2 का बस थोड़ा गलता, कोई बात नहीं। और आज वाला क्वेश्चन
इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ये हमारा जो आज का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ में कोई भी जो है वो इसमें कुछ गलती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए अब अगर आप किसी बच्चे ने गलत कर दिया तो आपको सजा भी मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आ सकता है, तो इसलिए बहुत समझदारी से आप इसका आंसर जो है वो देना, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा लगा तो वो बुराई भी बताइएगा, उसको सही कर लेंगे, ठीक है ना। जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।